हेलो दोस्तों, माहिस्ट्री नोट्स में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उपयोगितावाद की विचारधारा को समझेंगे। इससे पहले मैंने प्राच्यवाद की विचारधारा को समझाया था, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे प्राच्यवादी विचारधारा को अंग्रेजों ने भारत में लागू करके अपने शासन को वैध बनाया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब इसमें हम उपयोगितावाद की विचारधारा को पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसके जरिए कैसे अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। उपयोगितावादी विचारधारा। उपयोगितावाद वह दार्शनिक सिद्धांत था जिसका विकास जे रेमी बेंथम ने किया था। इसमें उपयोग की व्याख्या सुख या प्रसन्नता और हर उस चीज़ के रूप में की गई थी जो मानसिक संतोष देती हो। सुख के इस सिद्धांत में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों की पूर्ति या उनके उल्लंघन और जीवन की गुणवत्ता जैसे कई सरोकारों को नज़रअंदाज किया गया था जो उपयोगिता के दायरे में नहीं आते थे। उन्होंने उपयोगिताओं के कुछ योग पर जोर दिया और उपयोगिताओं के वास्तविक वितरण के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई। उनका जोर औसतन उपयोगिता पर या हर किसी के सुख को एक साथ मिलाने पर था। वे इस बात पर जोर देते थे, सबसे ज़्यादा लोगों की सबसे ज़्यादा खुशी। तो दोस्तों, भारत में अपनी सुख सुविधाओं के लिए अंग्रेजों ने उपयोगितावाद की विचारधारा को लागू किया। और इस विचारधारा का इस्तेमाल अंग्रेजों ने केवल अपने हित के लिए नहीं किया, बल्कि उन्होंने भारतीयों को ये भी दिखाया कि वो कैसे उनका उद्धार कर सकते हैं और उनको कैसे विकसित कर सकते हैं। लेकिन इस विचारधारा में केवल सामूहिक सुख पर जो है जोर दिया जाता था। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों, इन सब का उल्लंघन किया गया और इनको नज़रअंदाज किया गया। कई उपयोगितावादी विचारकों का भारतीय मामलों से नज़दीकी संबंध था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था जेम्स मिल और उसका बेटा जॉन स्टुअर्ट मिल। ये दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापक के अंग थे। जेम्स मिल प्राच्यवादियों के विपरीत प्राचीन भारतीय सभ्यता और समाज का गहरा आलोचक था। उसने भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि के विचार की धज्जियां उड़ाई, जिसे विलियम जोन्स जैसे विद्वानों की कल्पना शक्ति ने फैला रखा था। तो दोस्तों, भारत में इस उपयोगितावादी विचारधारा को लागू करने का समर्थक जो है जेम्स मिल और उसके बेटे जॉन स्टुअर्ट मिल ने किया। साथ ही साथ जेम्स मिल ने प्राच्यवादी विचारधारा की आलोचना की और उन्होंने माना कि भारत की जो संस्कृति है वो उतनी समृद्ध नहीं है जितना कि प्राच्यवादी विचारधारा ने प्रस्तुत किया है। जेम्स मिल ने 1817 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित की। यह एक विस्तृत कृति थी जो 3 भागों में विभक्त थी: हिंदू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता और ब्रिटिश काल। जेम्स मिल की दृष्टि में संस्कृति का असली महत्व इस बात में नहीं था कि बुद्धिवाद और व्यक्तिवाद को आगे बढ़ाने में उसने कितना योगदान दिया। हिंदू सभ्यता में इसमें से उसे कोई भी खूबी दिखाई नहीं पड़ी और इसलिए उसने उसकी कड़ी निंदा की। वह वैसी रियायतें देने को तैयार नहीं था जैसे प्राच्यवादी ने दी और दे रहे थे। तो दोस्तों, जेम्स मिल ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और उसने इसमें जो है इसको जो है 3 भागों में बांटा: हिंदू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता और ब्रिटिश काल। साथ ही साथ दोस्तों, ये मानता था कि यदि किसी देश में संस्कृति है और उस संस्कृति के जरिए ज़रूरी नहीं है कि कोई उस देश के लोग भी काफ़ी समृद्ध हो और काफ़ी बुद्धिवादी हो। और ऐसी ही विचारधारा इसने भारत के लोगों के प्रति अपनाई। इसीलिए उसने भारत की जो सभ्यता थी, उसकी संस्कृति थी, उसकी उसने निंदा की। उसका विचार था कि अपने उद्भव काल से अंग्रेजों के आने से पूर्व तक भारत मूलतः अपरिवर्तित रहा है। इसके अलावा उसका यह भी मानना था कि भारतीय समाज को राजनीतिक मूल्यों की कोई खास परवाह नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजों के आगमन से पूर्व तक भारत के जनमानस पर एक के बाद एक निरंकुश और अत्याचारी राजाओं का शासन रहा। मिल इस उपयोगितावादी सिद्धांत में विश्वास करता था कि कानून बनाकर साम्राज्य को बदला जा सकता है। भारत के संदर्भ में इस मान्यता का मतलब यह था कि ब्रिटिश प्रशासन कानून बनाकर भारत को आज से प्रगतिवादी और गतिशील समाज में बदल सकते हैं। दोस्तों, मिल मानते थे कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत में कुछ खास परिवर्तन नहीं हुए थे, और वो ये भी मानते हैं कि भारत के लोगों को राजनीतिक मूल्यों की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि भारत में एक के बाद एक निरंकुश शासकों ने शासन किया, जिसके चलते भारत के लोगों को जो है उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। इसलिए मिल मानते हैं कि उपयोगितावादी सिद्धांत को अपनाकर भारत के समाज को बदला जा सकता है और जो ब्रिटिश प्रशासन है वो भारत को प्रगति के मार्ग पर लेकर जा सकती है और भारतीय समाज को गतिशील बना सकती है। यहाँ परंपरा और प्रगति को उपयोगितावादी अर्थ में परिभाषित किया गया। जेम्स मिल के प्रयासों के कारण 1833 में लॉर्ड मैकले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग बनाया गया, जिसने 1835 में एक भारतीय दंड संहिता तैयार की। 1835 में तैयार भारतीय दंड संहिता
1860 के बाद ही कानून का रूप ले सका। नए कानून की जड़ें भारत की सामाजिक व्यवस्था में बिल्कुल नहीं थी और उन्हें जबरन थोपा गया माना जाएगा। इस बात की मील को कोई परवाह नहीं थी। मील ब्रिटेन के संदर्भ में आमूल परिवर्तनवादी थे और इस काल की कुछ अन्य आमूल परिवर्तनवादियों की तरह उनमें भी भारत की रूढ़िवादिता और पिछड़ेपन को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की प्रवृत्ति थी। तो दोस्तों 1833 में जेम्स मिल ने एक विधि आयोग बनाया और उस विधि आयोग ने 1833 में एक भारतीय दंड संहिता बनाई जिसे पूरी तरह 1860 के बाद ही लागू किया गया। और दोस्तों इसमें जो कानून बनाया गया उसका आधार भारतीय समाज में मौजूद नहीं था और इस बात की परवाह जेम्स मिल को भी नहीं थी। और दोस्तों जेम्स मिल एक परिवर्तनशाली इंसान थे, इसीलिए भारत में परिवर्तन करने के लिए भारत की जो रूढ़िवादिता थी, भारत का जो पिछड़ापन था, उसको उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया ताकि उनकी जो विचारधारा है वो भारत में लागू हो सके। ब्रिटेन में आमूल परिवर्तनवादी रेडिकल समझे जाने वाले यह उपयोगितावादी विचारक भारत के संदर्भ में कठोर शासन के समर्थकों में से थे। वे राज्य की भूमिका केवल व्यक्तियों के अधिकारों और उनकी निजी संपत्ति की रक्षा करने तक सीमित मानते थे। उपयोगियों ने शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। वे चाहते थे कि सर्वोपरि संस्था व्यवस्थापिका हो और न्यायपालिका तथा कार्यपालिका इसकी इच्छा को मात्र लागू करने वाला हो। तो दोस्तों यह उपयोगितावादी विचारक भारत में एक कठोर शासन देखना चाहते थे और इनका मानना था कि राज्य का केवल इतना ही महत्व है कि वह केवल व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करे और उनकी संपत्ति की रक्षा करे। और वह यह भी मानते थे कि किसी राज्य में सारी शक्ति राज्य के पास होनी चाहिए और पालिका न्यायपालिका यदि ऐसी कोई संस्था है तो उनको भी राज्य के अधीन रहना चाहिए और जैसा राज्य कहे वैसा उनको कार्य करना चाहिए। इससे पता चलता है कि राज्य की शक्तियों को अलग अलग संस्थानों को देने को वह जो है अस्वीकार करते थे। वास्तव में उपयोगितावादी विचारों का यह विचार औपनिवेशिक संस्थापना के अनुरूप बैठता था कि सरकार का लक्ष्य सुख में निहित है, ना कि स्वतंत्रता में, और सुख को प्रोत्साहन केवल व्यक्ति के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा से मिलता है। तो दोस्तों भारत में उपयोगितावादी विचारधारा जो है औपनिवेशिक विचारधारा के अनुकूल बैठती थी, इसलिए भारत में अंग्रेजों ने इस विचारधारा को लागू किया क्योंकि इनका मानना था कि सरकार का लक्ष्य जो है सुख में निहित है और इस सुख को प्रोत्साहन देने के लिए उसे व्यक्ति और उनकी संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। यह उस सिद्धांत में अभिव्यक्त होता था कि स्वराज के स्थान पर अच्छी सरकार और कानून बेहतर है। शेखर बंदोपाध्याय के अनुसार यह नीति उस प्राच्य निरंकुशता के प्रति जिससे भारतीय को मुक्त कराना आवश्यक था एक सुसंगत घृणा से पैदा हुई। यह निरंकुशता एक ऐसी चीज़ थी जो पूर्वी राज्यों को यूरोपीय राज्यों से अलग और हीन बताती थी, लेकिन विडंबना यह है कि इसी तर्क ने औपनिवेशिक राज्य की पितावृत्ति को एक निहित औचित्य प्रदान किया। वास्तव में लॉर्ड वेलेजली द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का मकसद स्वतंत्रता के उन विचारों को भारत में फैलने से रोकना भी था जिसकी प्रेरणा फ्रांसीसी क्रांति ने दे दी थी। यह रूढ़िवाद जिसके प्रतिपादक एडमंड बर्क थे, जैकोबिनवाद के खतरे से दो चार हो रहे इंग्लैंड के घरेलू राजनीति से भी संबंधित था। तो दोस्तों उपयोगितावाद की विचारधारा में यह माना जाता था कि किसी देश को या किसी राज्य को स्वराज देने से बेहतर है कि वहाँ पर एक अच्छी सरकार स्थापित की जाए और एक अच्छे कानून बनाए जाए। और दोस्तों शेखर बंदोपाध्याय कहते हैं कि इस नीति का भारत में अनुसरण इसलिए किया जा रहा था क्योंकि ये जो उपयोगितावादी विचारक थे ये प्राच्यवादी विचारधारा को जो है नहीं मानते थे, उसके प्रति घृणा रखते थे। और आगे वह कहते हैं कि ये जो प्राचीन निरंकुशता थी यही जो है पूर्वी राज्यों को यूरोपीय राज्यों से अलग बनाती है और उनको उनके सामने हीन बताती है। लेकिन दोस्तों इसी विचारधारा ने जो है ब्रिटिश सरकार को एक आधार प्रदान किया और भारत के लोगों में अंग्रेजी शासन से स्वतंत्र होने की भावना ना जगे, इसीलिए लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की ताकि फ्रांस में जो क्रांतिकारी विचार थे, जो स्वतंत्रता के विचार थे, वो भारत तक ना पहुँचे, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता के विचारों ने इंग्लैंड में पहले से ही जो है खलबली मचा रखी थी और वो नहीं चाहते थे कि यह भारत में भी हो। एरिक स्टॉक ने अपनी पुस्तक इंग्लिश यूटिलिटेरियंस इन इंडिया में दिखाया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के प्रशासन में दो स्पष्ट प्रवृत्तियां धीरे धीरे उभर रही थी। एक और तो प्राच्यवाद पर आधारित लॉर्ड कॉर्नवालिस की व्यवस्था थी जो बंगाल में मुख्यतः स्थायी बंदोबस्त पर आधारित थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस बंदोबस्त का आरंभ इस उम्मीद से किया था कि कानून का शासन और निजी संपत्ति का अधिकार व्यक्तिगत उद्यमशीलता को रीति रिवाजों के बंधन से मुक्त करेंगे और समाज व अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाएंगे, जबकि दूसरी ओर उपयोगितावादी पर आधारित
टॉमस मुनरो की रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जिसमें जमींदारों को दरकिनार कर सीधे किसानों से भूमि बंदोबस्त किया गया। लेकिन इसका मकसद दक्षिण भारत में राजस्व के आधार को व्यापक बनाकर कंपनी के शासन को मजबूत बनाना ही था। यहाँ ब्रिटिश अफसरों की एक बड़ी संख्या सीधे किसानों से भूमि संबंधी कर वसूला करती थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के विपरीत टॉमस मुनरो, माउंट स्टुअर्ट, एल्फिंस्टन, जॉन मैल्कम आदि का मानना था कि जमींदार एक परिजीवी वर्ग है जो कोई उपयोगी काम नहीं करता। तो दोस्तों, एरिक स्टॉक ने अपनी पुस्तक इंग्लिश यूटिलिटेरियंस इन इंडिया में दिखाया है कि कंपनी ने किस तरीके से भारत में दो तरह की विचारधाराओं को अपनाया। अपनी इस पुस्तक में बताया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्यों भारत में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत का जो समाज है वो कई बंधनों में बंधा हुआ था, जिसको आज़ाद करने के लिए कानून का शासन, निजी संपत्ति का अधिकार और जो व्यक्ति थे उनको अब किसी भी व्यापार को करने की आज़ादी मिलनी चाहिए, ताकि वो प्राचीन बंधनों से मुक्त होकर जो है अपनी अर्थव्यवस्था को प्रगतिशील बना सके। तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपनी पुस्तक में उपयोगितावादी विचारधारा का भी जो है जिक्र किया है और बताया है कि टॉमस मुनरो ने क्यों भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था को जो है लागू किया, जिसमें उन्होंने बताया कि अब जो कंपनी थी वो अब सीधा किसानों से जो है टैक्स ले रही थी, जिसके चलते जो जमींदार वर्ग थे, जो बिचौलिया था, वो अब दरकिनार हो गया, जिससे कि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व मिला और उसने अपने शासन का जो है विस्तार किया। और कंपनी ने जो है अपने अधिकारियों की संख्या बढ़ाई ताकि वो किसानों से जो है कर वसूल सके। और उन्होंने बताया कि कुछ उपयोगितावादी विद्वान मानते हैं कि जमींदार एक परिजीवी वर्ग है जो कोई भी लाभदायक काम नहीं करता। मुनरो का मानना था कि भारत के कुछ भागों पर अप्रत्यक्ष शासन होना चाहिए। हालांकि उसका आग्रह था कि शासन के परंपरागत भारतीय रूप तभी अच्छी तरह काम करेंगे जबकि उसके जैसे जानकार और हमदर्द लोग भारी और केंद्रीकृत सत्ता के साथ उसको निर्देशित करें। शेखर बंदोपाध्याय के अनुसार एक अधिकारवादी पितावृत्ति भारतीयों के प्रत्यक्ष राजनीतिक भागीदारी के विचार को अस्वीकार करती थी। तो दोस्तों, टॉमस मुनरो मानता था कि भारत के कुछ भागों पर अप्रत्यक्ष शासन होना चाहिए। साथ ही साथ वो यह भी मानता था कि उसके जैसे कुछ लोग होने चाहिए जो भारत में शासन को सही तरीके से चला सके और जो भारत में बड़ी सत्ता है उसको केंद्रीकृत कर सके और उसको सही तरीके से निर्देशित कर सके। तो वहीं इस विचार पर अपना मत प्रकट करते हुए शेखर बंदोपाध्याय कहते हैं कि यदि भारत में कोई एकाधिकारवादी कोई संस्था है तो वो भारत के लोगों की जो राजनीतिक भागीदारी है उसको स्वीकार नहीं करेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ। अगले टॉपिक में हम इवेंजलवादी जो है विचारधारा को पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसने किस तरीके से भारत पर ब्रिटिश नीति का प्रभाव डाला और कैसे ब्रिटिश शासन को जो है प्रसारित किया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा और इसे देखने के लिए आपका शुक्रिया।